नमस्कार, मैं नीलिमा सिन्हा अपने चैनल सोशियोलॉजी क्वेश्चन आंसर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं इग्नू कोर्स के MSOE 004 नगरीय समाजशास्त्र में एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसका आंसर देने की कोशिश करूँगी। आज का क्वेश्चन है औपनिवेशिक नगरों के मुख्य विशेषताओं की चर्चा उचित उदाहरणों सहित कीजिए। आज का क्वेश्चन एक बार फिर बोल देती हूँ। आज का क्वेश्चन है औपनिवेशिक नगरों के मुख्य विशेषताओं की चर्चा उचित उदाहरणों सहित कीजिए। आंसर है करीब 150 साल के औपनिवेशिक शासन या अंग्रेजी शासन के दौरान भारत का नगरीय परिदृश्य आमूलचूल परिवर्तन के दौर से गुजरा। अंग्रेजों का भारतीय नगर परिदृश्य में मुख्य विशेषताएं अनेक बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, 3 महानगरीय बंदरगाह नगरों का उदय, जैसे कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, जो विश्व के अग्रणी उपनिवेशीय शहरों के रूप में सामने आया। दूसरा, हिल स्टेशन जैसे शिमला, दार्जिलिंग, महाबलेश्वर आदि तथा असम, केरल एवं अन्यत्र बागान बस्तियों का उदय। तीसरा, सिविल लाइन्स एवं छावनियों की प्रस्तावना। सिविल लाइन्स में प्रशासनिक कार्यालयों एवं न्यायालयों के साथ साथ अधिकारी वर्ग के लिए आवासीय क्षेत्र होते थे, जबकि छावनियां सर्वाधिक प्रायिक रूप से सुरक्षा की दृष्टि से प्रमुख नगरों के निकट बनाई जाती थी। चौथा, रेलवे एवं आधुनिक उद्योग की शुरुआत, जिसमें नए औद्योगिक नगरों की निर्माण की ओर प्रवृत्ति किया, जैसे जमशेदपुर, आसनसोल, धनबाद इत्यादि। पांचवा, नगरीय सुख सुविधाओं एवं नगरीय प्रशासन में सुधार। औपनिवेशिक काल में भारतीय नगर पश्चिमीकरण के केंद्र बिंदु बन गए। विद्यालय एवं महाविद्यालय विद्यार्थियों को पश्चिमी विचारधारा एवं भाषाओं में प्रशिक्षित करते थे, जिससे एक नए पश्चिमोन्मुखी नगरीय अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जिसकी वेशभूषा, खान पान की आदतें एवं सामाजिक व्यवहार पाश्चात्य मूल्यों एवं प्रवृत्तियों को ही प्रतिबिंबित करते थे। औपनिवेशिक नगरों में कोलकाता नगर सबसे प्रमुख है। इसे हम इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण के रूप में लेते हुए इसकी विशेषताओं की चर्चा हम यहाँ कर सकते हैं। कोलकाता अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक औपनिवेशिक नगर है जो 19वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान समय में यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इस नगर का इतिहास इस क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ ही आरंभ होता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, जिसका निर्माण कार्य 1669 में पूरा हुआ। इसका प्रयोग सैनिक टुकड़ियों को रखने में किया जाता था। सन 1771 में इसे ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया गया। इसने 1911 ईस्वी में नई दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किए जाने तक अर्थात 140 वर्षों तक ब्रिटिश भारत की राजधानी की भूमिका निभाई। यह एक ऐसा नगर था जो नियंत्रित एवं शासित करने वाले राज्य की शक्ति का प्रदर्शन करता था। यह औपनिवेशिक निवेश का एक ऐसा भूभाग था जो भौगोलिक रूप से सुदूरवर्ती राज्य को सीधे राजनीतिक नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सकता था। अनुमान के अनुसार सन 1914 में भारत में निवेश की गई ब्रिटिश पूंजी का 60% कोलकाता में लगा था। कोलकाता में 81% निवेश यूरोपीय मूल का था, जबकि भारतीय निवेश मात्र 3% था। नगर की योजना। व्हाइट टाउन। कोलकाता की स्थापना औपनिवेशिक काल 19वीं शताब्दी में की गई। अंग्रेज यहाँ अपने व्यवसायिक हितों का संवर्धन करने तथा मोल तोल में एक साम्राज्य हासिल करना था। कोलकाता एक विशिष्ट औपनिवेशिक नगर था। इस नगर की स्थलाकृति में यह देखा जा सकता है
कि यह 3 क्षेत्रकों में विभाजित था। इसके प्रमुख क्षेत्रक या सेक्टर नगर का ब्रिटिश हिस्सा था, जिसे व्हाइट टाउन भी कहा जा सकता था। सुनियोजित, खुला खुला और विशाल भाग दुनिया के किसी भी समृद्ध और शक्तिशाली के लिए ईर्ष्या की बात थी। यहाँ वे भवन स्थित थे जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्यों के भाग्य का निर्णय किया जाता था। साम्राज्यवादी सरकार का भव्य मुख्यालय डलहौजी स्क्वायर में अवस्थित था। भव्य सरकारी भवनों के साथ बाजार और बंगले एस्प्लानेड, चौरंगी और पार्क स्ट्रीट तक बने थे। यह वह क्षेत्र भी था जहां कोई व्यक्ति भूमंडलीय पहुंच वाले निगमों के कार्यालय को देख सकता था। चाय बागानों, रेलवे, कोयला खादान, जूट मिलों, वित्त एवं वाणिज्य से संबंधित संगठनों के कार्यालय यहाँ स्थित थे। इसलिए कोलकाता के इस भाग में व्यापार और राजनीति का घालमेल था। इस क्षेत्र की आबादी करीब 10,000 थी, किंतु यह कोलकाता का वह सेक्टर था जिसने न केवल नगर पर शासन किया बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। कोलकाता के बारे में मिस्टर कॉटन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अपने नागरिकों को स्मरण कराने के लिए हर चीज यहाँ है कि यह ब्रिटिश राज्य की राजधानी है। वेलेस्ली का भव्य गवर्नमेंट हाउस, पूर्व गवर्नर जनरलों की प्रतिमाएं, सरकारी आवासों का विशाल खंड, चौरंगी में बड़े बड़े भवनों की लंबी कतार, भंडार गृह और जेट्टियों और डाक के कतार, विशाल यूरोपियन कॉलोनी, ऐश्वर्य और समृद्धि के प्रत्येक हाथ पर छाप। दूसरा भाग, कोलकाता का दूसरा भाग मध्यवर्ती अंचल था, इंटरनेट जोन था। व्हाइट हाउस के किनारे चारों ओर इंटरमीडिएट जोन का उदय हुआ था। इसमें करीब श्वेत यूरेशियाई बड़ी संख्या में मुस्लिम सेवक समूह, मुख्यतः रसोइये और नौकर चाकर, और यहूदियों का छोटा समूह आर्मेनियाई और चीनी रहते थे। इसमें अधिक समृद्ध मुस्लिम समूह भी था। वे बंगाल के बाहरी इलाके से आए थे। उनमें से अनेक टीपू सुल्तान और वाजिद अली शाह जैसे पराजित राजाओं के यहाँ काम कर चुके थे। बिहार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा के प्रवासी कर्मकार बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में रहते थे। वे बंगला नहीं बोलते थे। उनमें से अधिकतर हिंदुस्तानी की विभिन्न किस्में बोलते थे। इंटरमीडिएट जोन की उत्तर पश्चिम सीमा पर बड़ा बाजार अवस्थित था। यह एक परंपरागत बाजार भी था जिसमें संकरी गलियों के दोनों ओर दुकानें बनी थी, जहां अत्यंत ही परिष्कृत डलहौजी स्क्वायर रात में पूरी तरह वीरान हो जाता था। वहीं बड़ा बाजार में दिन रात दोनों में काफी भीड़ भाड़ रहती थी। यह कोलकाता का व्यवसायिक केंद्र था जिसका विस्तार उपमहाद्वीप और इसके आगे तक था। यहाँ ईरानियों, अरबों, यहूदियों, मारवाड़ियों, अर्मेनियाओं, मद्रासियों, सिखों, तुर्कियों, पारसियों, चीनियों और बर्मा के लोगों और बंगालियों को देखा जा सकता था। यद्यपि कुछ बंगाली सौदागरों ने ब्रिटिश एजेंटों के रूप में काम करते थे। इस बाजार परिसर में मुख्य कर्ता-धर्ता के रूप में मारवाड़ियों का उदय हुआ। नगर का तीसरा जोन बंगाली जोन या बंगाली अंचल था। इस वृत्त के बाहर के क्षेत्र में मुख्यतः बंगालियों का निवास था। वे कुल आबादी के लगभग 55% थे। ये उच्च जाति इंटरमीडिएट जोन के उत्तर और पूर्वोत्तर में निवास कर रही समूह में प्रभुत्वशाली रखते थे। इस अंचल या जोन में नियोजन की कमी थी और यहाँ की गंदगी वर्णातीत थी। यहाँ बंगाली भद्रलोक तथा बड़ी संख्या में अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक आबादी रहती थी, जो अपनी आजीविका फेरी लगाकर और घरों की साफ सफाई कर चलाते थे। व्हाइट हाउस के सीमांत पर भवानीपुर जैसे कुछ इलाके थे जहाँ बंगाली वकील, डॉक्टर और अन्य पेशों से संबंधित लोग रहते थे। बंगाली समाज में व्यापारी परिवारों का प्रभुत्व था। उन्होंने यूरोपीय व्यापारियों के व्यावसायिक एजेंट के रूप में कार्य करते थे। बंगाली भद्रलोक समूह, जिसका कोलकाता की छवि का मुख्य छाप था,
19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी पहचान बना सका। उन्होंने स्वयं को अभिजात सौदागर से नीचे एवं शारीरिक श्रम करने वाले से ऊपर की स्थिति मध्य वर्ग के रूप में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने बड़े पैमाने पर पश्चात शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि वह वकील, डॉक्टर, शिक्षक और क्लर्क का पेशेवर काम पाने का एकमात्र रास्ता था। यही वह समूह था जिसने बंगाली समाज को नेतृत्व प्रदान किया। अंग्रेजों के सहायक के रूप में अपना पहचान आरंभ करके वे धीरे धीरे सुसंगत समूह बन गया। भद्रलोक समूह के अनेक सदस्यों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व भी प्रदान किया। औपनिवेशिक नगर कोलकाता की स्थापना राजनीतिक सारांशतः औपनिवेशिक नगर कोलकाता की स्थापना राजनीतिक शक्ति और सैन्य स्थापत्य के लिए अंग्रेजों द्वारा की गई थी। इस नगर में आधुनिकता का पुट था। यहाँ से भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रण में रखा जा सकता था। धन्यवाद। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।